हाँ जी। तो लास्ट डे मैंने आप लोग को होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, जरा मेरे को बता सकते हो? 11, 12, 13, 13 to 14। 10 to 14। ओके जी, ओके, 10 to 14। ठीक है। तो 9 तक डिस्कशन हो गया था ना आप लोग का? 9 तक के सारे क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ करवा दिया था, या कोई क्वेश्चन का डिस्कशन बाकी है? 9 तक, 9th का डिस्कशन हो गया था ना? नहीं हुआ था 9th का डिस्कशन? बताओ कि जी 9th का डिस्कशन हुआ था या नहीं? नहीं हुआ 9th का डिस्कशन सर, वो नहीं हो हुआ। जाएगा। हाँ जी, बोलिए। हो जाएगा सर। 9th हो जाएगा अपने आप? हाँ। तो 10th से मैं डिस्कशन देख ले रहा हूँ फिर। ओके। तो मैं 10th से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्कशन। ओके, थोड़ा स्क्रीन वगैरह आप लोग का प्रेजेंट कर दूँ मैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है आप लोग को? आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? प्लीज बताओगे मेरे को। हाँ सर, हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिख रहा है वो आपको? हाँ सर। चलिए, इस क्वेश्चन को आइए हम लोग फटाफट डिस्कस कर ले। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 10 से लेके 14 तक शायद करने के लिए बोला था। 9 से 14 तक करने बोला था। 10 से मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 9th वाले में तो मेरे ख्याल से सारा का सारा हिंट दे दिया है, तो 9th वाला तो कोई भी बच्चा कर लेगा। 10th वाले को आप लोग देख लीजिए। करेक्शंस करते जाइएगा आप लोग एक एक करके। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 10। और दिख रहा नहीं होगा, पिक्चर थोड़ी ब्लर है, बट फिर भी ओके ओके टाइप है, तो चलेगा। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। आपने बैंक में अपने पैसे डाले करंट अकाउंट खोलने के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, एंट्री देख लीजिएगा पहला वाला। नहीं नहीं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा आपका ये वाला अमाउंट, 10,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट। गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो इसका एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 50,000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिन बच्चों ने ड्राइंग्स लिख दिया है वो लोग ठीक कर लेंगे इसको। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए, खाली विड्रॉन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये नहीं बोला है कि फॉर पर्सनल यूज। तो बैंक से जो भी पैसा निकाला जाता है, आप उसको यूजुअली आप ये मान लीजिए कि वो जो है आपका ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाई कर दिएगा आपको कि वो
प्राइवेट यूज के लिए है। गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट परचेज, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक अकाउंट मत लिखना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट हो रहा है ना, जब चेक से पेमेंट होगा तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सर आपने बैंक का ट्रांजैक्शन तो बता दिया, लेकिन बैंक की आपने एंट्री हमारे साथ डिस्कस नहीं करी थी। तो आइए चलिए हम लोग बैंक के एंट्रीज को एक बार मैं आप लोगों के साथ गो थ्रू करवा देता हूं कि बैंक की क्या क्या एंट्रीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। देखो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ लिखते रहो क्या क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। आइए हम लोग इसको क्विकली लिख लें। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की क्या क्या जर्नल एंट्री होती है, फटाफट हम लोग इसको गो थ्रू कर लें। देखिए कुछ कुछ बुक्स में ना अलग अलग हिसाब से भी दिया हुआ है, बट मैं मान लूंगा कि हम लोग जो डीके गोयल बुक है उसके हिसाब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिमम स्कूल्स में यही वाला कंसेप्ट फॉलो होता है, यही फॉर्मेट फॉलो होता है, तो हम लोग इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्योंकि आज जो नया ट्रीटमेंट है उसमें माना जाता है कि अगर आप चेक रिसीव कर रहे हो तो उसको कैश ट्रीट करिए, लेकिन पहले मानते थे चेक रिसीव कर रहे हो तो उसको चेक ट्रीट करो। तो हम लोग चेक ट्रीट करके ही चलेंगे इसको। बाकी जो है आप अपने स्कूल के हिसाब से देख लीजिएगा, बट सेंट एग्नेस और सेक्रेड हार्ट स्कूल में, ये दोनों स्कूल में इसको चेक्स माना जाता है। बाकी स्कूल टीचर जो बोलेंगे उस हिसाब से आप चलिएगा इस टॉपिक को लेके। सिर्फ ये टॉपिक में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है टीचर्स के बीच में आपस में, ठीक है। बट नया जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से अगर आपको चेक मिल रहा है आपको कैश ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पहला बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो नंबर 1 बैंकिंग ट्रांजैक्शन आ रहा है, व्हेन चेक इज रिसीव्ड, व्हेन चेक इज रिसीव्ड, चेक है, हाँ मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, व्हेन चेक इज रिसीव्ड, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज साइलेंट, या उसमें लिखा हुआ है बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये आपका लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में। आप चेक रिसीव कर रहे हो लेकिन उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, या क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट भी रहेगा तो आप मानोगे कि आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, ठीक है। एक मिनट रुको, चेक, हाँ, तब उसको मानोगे आप कि वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है। हाँ, अगर नीचे की कोई इन्फॉर्मेशन में उस चेक का जिक्र नहीं हुआ है तो आप मान लोगे कि जब वो चेक मिला था तब आप डिपॉजिट कर दियो। सर बड़ा केओस हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हम लोग को इसमें क्या करना है। तो सुनो, देखो चेक का दो चक्कर आता है। पहला, एक आपको चेक मिला, ठीक है, एक आपको चेक मिला, उस चेक को आप अपने पास रख लिए। ये दूसरा होता है कि आपको चेक मिला और आप उसको तुरंत बैंक में डाल दिए। आज मिला, आज के आज डाल दिए, आज भर पूरा दिन आपको टाइम मिल रहा है, आपको चेक मिला, आपने बैंक में आज ही डाल दिया, कभी भी डाला, शाम को डाला, सुबेरे डाला है, जो भी टाइम डाला, लेकिन आज ही आपने डाल दिया। और एक होता है कि क्वेश्चन साइलेंट है कि चेक बैंक में डाला है या नहीं डाला है। तो अमूमन नॉर्मल टाइम में आप ये मानोगे कि चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है। अगर उसका इंफॉर्मेशन नीचे में कुछ दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ एक दिन कि रिसीव चेक फ्रॉम नवाज, ये लिखा हुआ है, और 2-3 लाइन के बाद लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम नवाज वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आप ये मानोगे जो उस दिन नवाज से जो चेक मिला था वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया और वो नवाज वाले चेक की बात ही नहीं हुई है क्वेश्चन में। चेक रिसीव फ्रॉम नवाज खाली ये लिखा हुआ है और लास्ट तक आपको कहीं देखने को नहीं मिले कि वो चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप मान लोगे कि जिस दिन चेक मिला था उसी दिन वो डिपॉजिट हो गया है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो अगर नॉर्मली अगर लिखा हुआ है चेक इज रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ब्रैकेट में मैं ये लिख दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, तब क्या एंट्री होगा? तब इसका एंट्री होगा चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिस आदमी से मिला है उसका,
टू जिस मान लीजिए एक्स है, वाई है या जो है, तो उसका आप नाम लीजिएगा टू, मैं एक्स लिख दे रहा हूं, टू एक्सेस अकाउंट। इज इट क्लियर? मैं कैप्स लॉक में लिख दे रहा हूं ताकि मेरे को लिखने में दिक्कत ना हो। टू, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है सर? सेकेंड ट्रांजैक्शन ये है कि आपको चेक मिला और आपने उस चेक को बैंक में डाल दिया। व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हेन चेक is received and deposited into the bank on the same day. अगर बैंक में आप डायरेक्टली उस चेक को डिपॉजिट कर दोगे तब एंट्री क्या होगी? तब एंट्री आप चेक्स इन हैंड यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है? आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे आपको मिला है, यहाँ पे भी हम लोग मान ले रहे हैं एक्स से मिला है, टू एक्सेस अकाउंट। क्लियर है? अब थर्ड केस, when the check received earlier is deposited into bank, तब क्या एंट्री होगी? तब आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। जो आपके पास चेक्स इन हैंड था उसको अब आप बैंक में डाल दे रहे हो। बताएगा बच्चा लोग? एकदम क्लियर है यहाँ पे? तो सिंपली अगर मैं बात बोलूं, अगर आपके पास चेक आया है और वो आपके पास रह गया है तो वो क्या कहलाता है? जल्दी बताएगा बच्चा लोग मेरे को आंसर। चेक इन हैंड। चेक इन हैंड। लेकिन अगर वो चेक तुरंत उसी दिन बैंक में चल गया तो आपको चेक इन हैंड खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, पेमेंट के लिए क्या करेंगे सर? पेमेंट के लिए क्या करेंगे? अगर आपका पेमेंट हो रहा है, इफ पेमेंट इज मेड थ्रू चेक्स, इफ पेमेंट इज मेड थ्रू चेक्स, आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तब आप ये मत बोलना कि सर चेक इन हैंड अकाउंट यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा क्या। ना जी ना, जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कोई देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा बैंक का एंट्री पास कर दोगे। किसके लिए कर रहे हैं सर? हम लोग मान लीजिए एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट, या जिस आदमी को आप चेक दे रहे हो उसका अकाउंट भी हो सकता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये चार एंट्रीज आप बेसिकली ऊपर ऊपर समझ के रखिए। एक और एंट्री होती है एंडोर्समेंट की। किसकी होती है? एंडोर्समेंट की। सर एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अभी एंडोर्समेंट का मतलब समझाने के लिए देखो, हर्षिता ने मेरे को एक चेक दिया, उसी चेक को मैं नवाज को दे दिया। हाँ जी बोलिए, बोलिए, सुन रहा हूं मैं सर। हाँ जी सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। हाँ जी, बहुत कट रहा है सबके लिए? हाँ सर, मेरे को तो कट कट के आवाज आ रहा है। सबका सबका। सर मुझे मेरा इंटरनेट का इशू है, मेरा इंटरनेट का इशू है। एक मिनट रुको। तो पांचवी जो एंट्री होगी, इफ चेक इज एंडोर्स्ड, इफ चेक इज एंडोर्स्ड, समझ ले रहे हैं हम लोग? ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, टू वाई। आप मान लीजिए वाई को आपने एंडोर्स किया है। किसको एंडोर्स किया है? वाई को। सर कौन सा चेक एंडोर्स किया है? जो आपको पहले मिला था। किससे मिला था? हम लोग को एक्स से वाला चेक फर्स्ट वाला मिला था, उसको हम कोई अदर डे दे रहे हैं, वो डे नहीं, कोई अदर डे दे रहे हैं। तब आप क्या करोगे? तब आप ये एंट्री पास करोगे, वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। ओके, ये हो गई आपकी एंडोर्समेंट की एंट्री। समझ में आ गया? वही चेक्स मैं आपको दे रहा हूं, तो यहाँ पे टू चेक्स इन हैंड। अगर सेम डे होता तो हम लोग टू चेक्स इन हैंड की जगह टू एक्स लिखते। हाँ बोलो सर एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब ये होता है कि मेरे को एक चेक नसीम से मिला, वो चेक मैंने योजस को दे दिया। नसीम को मुझे पे करना, नसीम मुझे पे करता,
तो नसीम ने मुझे पेमेंट के जरिए में चेक दिया। कितने रुपए का चेक दिया? 10,000 का चेक दिया। और इत्तेफाक से यूजर्स को मुझे देना था, मैं यूजर्स को देने वाला था 10,000 रुपीज, तो वही चेक मैं यूजर्स को दे दिया। मान लो बियरर चेक है। बियरर चेक क्या होता है आप लोग को पता है? बियरर चेक मतलब जिसके पास वो चेक होगा वो जाके उसको इनकैश करा सकता है। वो चेक मैंने यूजर्स को दे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंडोर्समेंट। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एंडोर्समेंट हो रहा है। जिसको चेक मिला उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो चेक दे रहे हैं तो इसलिए चेक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एक और चीज आती है आपका 6th पॉइंट में, इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। क्या बोलते हैं भाई? डिसऑनर ऑफ चेक। सर डिसऑनर का मतलब, ये वर्ड आप लोग कॉमनली सुने होंगे, चेक बाउंस हो जाना। सुने हो या नहीं सुने हो? चेक में कुछ सिग्नेचर फॉल्ट हुआ या अमाउंट उसमें उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस कम हुआ तो वो चेक डिसऑनर हो गया है। तो चेक अगर डिसऑनर होगा तब क्या होगा? तब एंट्री हो जाएगा, जो एंट्री आपको चेक डिपॉजिट मिलने के बाद आपने जो बैंक में डाला था उसी का उल्टा एंट्री बेसिकली हो रहा है। मान लीजिए एक्स का ही चेक डिसऑनर हो जा रहा है। इस केस में हम लोग मान ले रहे हैं, सपोज एक्स चेक इज डिसऑनर्ड। किसका चेक डिसऑनर हुआ है? एक्स का। सपोज एक्स चेक इज डिसऑनर्ड, तब क्या होगा जी? तब आपकी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट से आपका पैसा आप मानोगे कट गया है, और दूसरी बात आप ये मानोगे कि जो आदमी आप जिसका चेक था वो आपका वापस से डेटर बन गया है। तो आपका एंट्री हो जाएगा एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है जी? समझ में आ गया बात क्या है फंडा यहाँ पे? शुड वी मूव अहेड? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा सर, अगर मान लीजिए एंडोर्स चेक डिसऑनर हो गया तो? एंडोर्स चेक, जो चेक मैंने किसी और को दे दिया था, तुमसे लेके तुम्हारे भरोसे पे मैंने किसी और को चेक दे दिया था, अब वो आदमी मेरे को इन्फॉर्म कर रहा है कि मेरा चेक डिसऑनर हो गया है। सपोज एंडोर्स चेक, या सॉरी सपोज मत लिखिएगा, एंडोर्स चेक डिसऑनर्ड। एंडोर्स्ड चेक डिसऑनर्ड। जब इंडोर्स चेक डिसऑनर्ड होता है तब क्या एंट्री होती है? तो सर जिसको आपने इंडोर्स किया था चेक, वो वापस से आपका क्रेडिटर बन जाता है, और जिसका चेक था वो वापस से डेटर बन जाता है। तो हमारे केस में हमने एक्स का चेक इंडोर्स किया था वाई को, तो एंट्री हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है जी? ये 7 ये 7 ट्रांजैक्शन बेसिकली हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा भी और भी ट्रांजैक्शन है, उनको भी मैं मिसलिनियस में लिख देता हूँ। 8th एंट्री, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तब आपका एक सिंपल सा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? उसके बाद 9th, व्हेन कैश। सर हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे रिन्यूअल स्टेटमेंट है, व्हेन मनी कैश डेबिट, मतलब कैश घुसा है बैंक में एज एन कैपिटल, तो क्या लिखेंगे? फिर से बोलना मेरे को एक बार और। सर बैंक में बैंक अकाउंट में पैसा घुसा है। मैं आवाज आपकी क्लियर नहीं है, मैं इसलिए ना समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा आप एक काम करो, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, मैं तभी समझ पाऊंगा क्या बोलना मांग रहे हो। समझ नहीं पा रहा हूँ आवाज आपकी। आई एम लुकिंग इनटू द चैट बॉक्स, प्लीज से। मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक एज कैपिटल का एंट्री कैसे होगा? इसका एंट्री मैं नेक्स्ट में लिखा देता हूँ कि अगर आप फ्रेश पैसा बैंक से निकाल के, अगर आप फ्रेश पैसा अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तब क्या होगा? तब एंट्री कैश टू कैपिटल की जगह में, सॉरी
आप पैसा जो फ्रेश पैसा है, आप फ्रेश पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, अपने पास नहीं रख रहे हो, तो उसका एंट्री कैश टू कैपिटल की जगह में बैंक टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश पैसा को अगर डालोगे तो बैंक टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया ठीक है साहिल? सर, हाँ सर। व्हेन कैश, ये तो हो गया व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और होगा नेक्स्ट होगा व्हेन कैश इज withdrawn, when cash is withdrawn from बैंक। क्वेश्चन साइलेंट है या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मैं लिख दे रहा हूं, ये लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, ब्रैकेट वाली चीज को समझ लेना। इट कैन बी रिटन और नॉट, नहीं भी लिखा रहेगा तो आप अज्यूम यही करोगे। फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, अगर आप ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालते हो तब क्या एंट्री होगा सर? तब एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक ट्रांजैक्शन देख लो, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे, ये क्लियरली मेंशन रहेगा पर्सनल यूज, घर का रेंट देने के लिए, बच्चा का ट्यूशन फीस देने के लिए, या घर का कोई एक्सपेंस को मीट करने के लिए अगर वो पैसा निकालता है तो उसमें आपकी एंट्री हो जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक ट्रांजैक्शन जो अभी साहिल ने मेरे को बोला उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन fresh cash, when fresh cash is deposited, या इसको इसमें इस तरह से भी लिखा रहेगा कि ओनर ने अपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा डाल दिया। ठीक है, सेविंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है और करंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट है, इस तरीके से भी वर्ड लिखा रह सकता है। तो व्हेन फ्रेश कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तब क्या एंट्री होता है? तब एंट्री होता है जो साहिल ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था, इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी 11 एंट्रीज है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने ये एंट्रीज लिख ली होगी। मैं अब आगे बढ़ता हूं, बताइए जी, आगे बढ़ूं? ओके जी, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, 5 मिनट के बाद हम लोग वापस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक जिसका नहीं हुआ है वो लोग लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 किन किन बच्चों ने कर लिया है मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। 11 किन किन बच्चों ने किया है? अब तीनों ने कर लिया है? नहीं हुआ है? ए करियो, बी नहीं करियो। सर आई हैव डन। साहिल, वेरी गुड साहिल। बाकी बच्चे बताएं भाई चैट बॉक्स में। नसीम का 11A हुआ है। सर मेरा ए हुआ है, बी नहीं हुआ। योजस का भी ए हुआ है, बी नहीं हुआ है। शुभम, ओके फाइन। सर मेरा भी ए 11A, तो बच्चे लोग का 11A हुआ है, बी बहुत से बच्चों का हुआ नहीं है। ठीक है, बी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले 11A को मैं करेक्शन कर लेता हूँ। 11A का आंसर आप लोग देख लीजिए। विनीत, तूने करा भाई? 11A हो गया है, बी नहीं हो पाया। ठीक है, तो 11A का करेक्शन कर ले भाई। सिमरन तुम भी देख लो 11A को, ठीक है? हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सर 11A का मतलब 2012 के अप्रैल 2 से जो एंट्रीज दिया था ना, वो नहीं हुआ है। वो सब तो मैं लिखा नहीं, वो सब लिखा, तो उसका जो ऊपर भी मतलब जो प्रीवियस जो दिया हुआ है उसको भी लिखना था। अच्छा, मैं सब 11B का जो जितना क्वेरीज है ना शुभम, उसको नेक्स्ट 11A करा के मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, हाँ वो भी लिखना है, उसका भी मैं एंट्री लिखना है। 11A हाँ 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 वो लिखना है। क्या एंट्री होगा? इसको ओपनिंग कैसे एंट्री लिखना है सर? वही लिखवा दे रहा हूँ मैं। 11A की एंट्री मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस तरह की एंट्रीज को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग एंट्रीज।
ओपनिंग एंट्रीज में आप नॉर्मली जितने एसेट्स हैं आप उनको डेबिट करोगे और जितनी लाइबिलिटीज हैं उनको आप क्रेडिट करोगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको आप कैपिटल बोल के लिख दोगे। ठीक है, आप जितने सर ये तो आप लास्ट जितने तक बताया ही नहीं आप, अजय और नहीं बताया होमवर्क तो भी यार पूरी क्या को। हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें क्या है। थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो आप लोग बुक से भी आप हेल्प लेके कर सकते हो ना, आप लोग बुक से भी हेल्प लेके कर सकते हो, और अपने आप करते रहो, जहाँ आगे बढ़ रहे हो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है आपसे। 2 तारीख से किए सर, फिर जब बुक में देखे रिटर्न, फिर देख रहे कि 1 तारीख का भी अच्छा ठीक है, चलो 2 किया है तारीख से ओपनिंग करे हो एंट्री। ना, 2 तारीख वाला सारा हाँ करे 2 हो ना, किया है, हाँ ठीक है, हाँ चलो वो जी। किया है। तो फर्स्ट वाला का लिख लो सब लोग आंसर, थोड़ा बड़ा एंट्री होगा फर्स्ट वाले का, अप्रैल 1 का। पहले आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, आप लास्ट में लिख लीजिए, जिनके पास जगह नहीं है वो लोग लास्ट में लिख लोगे, डेट खाली मेंशन करके वहां पे स्टार मार्क दे दोगे ऊपर में। देखिए इसको लिखोगे, फर्स्ट वाली एंट्री को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जो जो एसेट है उसको मैं डेबिट करते जाऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद आपका डेटर्स का अकाउंट डेबिट। डेटर्स का नाम लिखना, नाम लिखना डेटर्स का, मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट। डेटर्स अकाउंट मत लिखना, मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट। सर कितने सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। हाँ जी अभी और डेबिट होंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बाप रे बाप, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद ये सारे डेबिट वाले आइटम हो गए। अब आप लाइबिलिटीज को लिखोगे, लाइबिलिटीज में 2 ही लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स, तो आप उसको लिख दोगे 2x 2y, और एक और 2 आप लिखोगे, उसको लिखोगे 2 कैपिटल अकाउंट, 2x 2y 2 कैपिटल अकाउंट। सारे का फिगर्स, जितना एसेट का फिगर्स है सब एक एक करके यहाँ पे उतार दो। ठीक है, उतार के जो टोटल आएगा इसका, इसके टोटल से जो दोनों लाइबिलिटी का टोटल आएगा उसको माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा उसको आप कैपिटल में लिखोगे। तो कैपिटल में बेसिकली क्या आएगा, आप कोई पूछेगा तो आप बोलोगे, हाँ जी फिर से बोलिएगा। हाँ, सारे एसेट्स को आप डेबिट करोगे, फिर सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट होगी, वो क्या होगी, कैपिटल। एसेट का आप पूरा टोटल करोगे, यानी 8000 प्लस 7000 प्लस 30000 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 25, ये करोगे। इससे माइनस करोगे 5 प्लस 6 11, जो भी इसका एसेट्स का टोटल आएगा माइनस 11000, जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा कैपिटल। तो बेसिकली आप एसेट्स का टोटल देखना, वो आएगा 1,11,000, उसमें से आप 11,000 माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ओके देख लीजिए। सर इसका स्टेटमेंट क्या लिखना है? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, या बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड। ये ना कब एंट्री पास होती है आपको पता है, जब नया बिजनेस नहीं होता है, जब पुराना बिजनेस होता है उसके पुराने एसेट्स को इस तरीके से नई बुक में ट्रांसफर किया जाता है। तो आप लिख लो बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके बच्चा लोग, हो गया आएगा तो बताना मेरे को, फिर मैं सेकेंड एंट्री में मूव करूंगा, जल्दी करो। भाई आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? ऑप्शन आने लगते जी सर। देखिए, दिख रही है नहीं बताइए, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। ओके चलिए जी। पहली एंट्री मैंने आप लोग को लिखा दी थी, होपफुली सारे बच्चों ने ये एंट्री लिख ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो एंट्री, नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आ रही है उसको आप देख लीजिए।
bought goods from of list price 60,000 from Khanna Brothers, let's 15% trade discount and 2% cash discount, paid 40% at the same time. ये आपका क्वेश्चन आ गया खन्ना ब्रदर्स वाला। ये क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पुराने टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें भी आप लोग एंट्री पास कर लोगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट में आप फिगर लिखोगे 5100 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू खन्ना ब्रदर्स। ये आपका ट्रांजैक्शन होगा। खन्ना ब्रदर्स में आपका अमाउंट चला जाएगा 1080, सही है ना? 1040 ना, या 1080 कितना है? 1040 है। होपफुली एक बार कंप्यूटेशन कर लूं मैं। 6000 में से 15% माइनस हुआ तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 5100। उसके बाद खन्ना ब्रदर्स में जो अमाउंट जाएगा वो आपका हो जाएगा 3060 2040 3060 ओके यस 3060 खन्ना ब्रदर्स में जाएगा। खन्ना ब्रदर्स में 3060 जाएगा। आपका कैश में जाएगा 1999 1999 हाँ 1999 रुपया कैश में जाएगा और डिस्काउंट में आपका जाएगा 41 रुपीज। 41। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर ठीक। चलिए मैं एक बार फिर से एंट्री रिवाइज करा दे रहा हूँ जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। सर एक सवाल था। हाँ भाई बोलो ना। तो यहाँ पे जब मतलब कैलकुलेट कर रहे थे तो 199.2 ऐसा कुछ आ रहा है ना सर? राउंड ऑफ कर दो यार, तो 20 पैसे का लड़ाई नहीं करेंगे। टू की जगह अगर हम जिंदगी करोड़ों की है भाई, 20 7 पैसा 10 पैसा लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग। सर 2 की जगह 7 रहा तो मैं उसका राउंड ऑफ 2000 लिख सकता राउंड ऑफ हूँ। का मतलब क्या है मेरे भाई? जो नियरेस्ट जो रुपये होता है उसको आप लेते हो। उधर 40.8 आया ना, 40.8 को आपने 41 ले लिया, मतलब 5 से वो ज्यादा था। सर अगर 5 ही आया तो क्या करेंगे? दोनों में 5-5 आया तो किसी को भी 1 ले लेना, किसी को भी 0 ले लेना। उसमें 1 रुपया 50 पैसा का लड़ाई आपको कोई नहीं मारेगा, मत घबराओ। आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, आप बड़ा बड़ा बिजनेस का अकाउंट संभालोगे। इनफैक्ट हम आपको बोलेंगे 2-3 हजार रुपए का भी घोटाला को आपका कोई देखने वाला नहीं है। घोटाला जब बड़ा बड़ा अमाउंट का, आदमी लोग तो अकाउंटिंग में लाखों रुपया का घोटाला कर लेता। 54 में लड़ाई कर रहा है लड़का, अरे बाबा रे बाबा। लेकिन हाँ राउंड ऑफ जब करोगे तो राउंड ऑफ का चक्कर ये होता है कि अगर 0.5 से बड़ा नंबर है तो आप नेक्स्ट नंबर लीजिएगा, अगर 0.5 से छोटा नंबर है तो आप उससे, या 49 भी अगर रहेगा तो आप उसको पहला नंबर आप लोगे। ठीक है, ये आप मान के चलिए। चलिए जी, ये तो बताने की कोई बात नहीं है, मैथ्स वाले बच्चों का टॉपिक था, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं इसको। राउंड ऑफ आप अपने आप कर लीजिए। तो जिन बच्चों का एंट्री नहीं हुआ है वो बच्चे एंट्री लिख लें वापस से। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5100 टू कैश अकाउंट, चाहे आप कैश पहले लिखो बाद में लिखो मैटर नहीं करता है, टू कैश अकाउंट 1999, टू डिस्काउंट रिसीव 41 रुपीज और टू खन्ना ब्रदर 3060 रुपीज। Let's move on to the part number 3. Received a draft from Mohan in full settlement and deposited into the bank on the same date. मोहन से कितना रुपया मिलना था? जल्दी से चेक करेंगे। सर मोहन से 10,000 रुपया मिलना था, ऊपर में लिखा हुआ है देखिए, मोहन से 10,000 रुपया मिलना था, लेकिन मोहन दे रहा कितना है? 9,750। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सर बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट। थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन। सर बैंक अकाउंट डेबिट। मैं क्या लिखा पता है? हाँ बोल भाई, क्या लिखा? कैश एट बैंक। वाह 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 जी। अब बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करोगे टू मोहन जी। मोहन का अकाउंट में 10,000 रुपया, बैंक में 9750 और डिस्काउंट में 2,250। लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 5. Purchase goods from Suresh of the list price 8,000 at 20% trade discount and paid him by check. Purchases account debit to bank account. Purchases account debit to bank account and amount will be 6,400. नहीं, पेड हिम बाय चेक बोला है, पेड हिम बाय चेक बोला है। चेक के लिए आप बैंक को क्रेडिट करोगे। ओके जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 8वां नंबर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ।
यहाँ पे मतलब वो क्वेश्चन ज्यादा डिफेंड नहीं था कि चेक डायरेक्टली बैंक में भेज दिया कि नहीं, तो ये हम लिख पेमेंट देंगे का कि टाइम पे बैंक कोई में चोचला किया। नहीं है। देखो पेमेंट के टाइम पे ये मैटर नहीं करता है कि उसी दिन किया कि बाद में किया। मैंने आप लोग को एंट्री में लिखा दिया था, आप देखिए जाके, ये देखिए, ये मैंने आपको लिखाया था, ऊपर में लिखाया था, इफ पेमेंट इज मेड थ्रू चेक्स। मैंने ये नहीं बोला कि उसी दिन पेमेंट किया या बाद में किया, सीधा मैंने लिख दिया एक्सपेंस टू बैंक, या जिस आदमी को दोगे उसका अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वहां पे मैटर नहीं करता है। ठीक। ओके जी। ओके। अरे मुड़ जा रे भाई, कहाँ गया एक तो और हम लोग को एक तो टेक्नोलॉजी हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं इसका। अरे भाई ड्रैगर कहाँ चला गया? गरीब बच्चा लोग के चक्कर में मेरा दिक्कत होता है। ठीक है चलो, आ गए हम लोग वापस। सब शॉर्टकट बना के रखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट स्टेप 5th हुआ है ना अभी, या 8th हुआ? 5th हुआ था, अभी 8th ठीक करेंगे। चलिए 8th वाला क्या है भाई? सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। चेक रिसीव किया है, ये नहीं बोला डिपॉजिट किया है नहीं किया, तो आप एंट्री लिखोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10th वाला डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। पेड इनकम टैक्स, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है इनकम टैक्स, तो आप लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, सो यू विल डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। 12 का बोलना भूल गया। सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। 20 नंबर received a check from Sohan and sent to bank, discount allowed 200, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। बैंक में आएगा 7,800, डिस्काउंट में 200 और सोहन में आएगा 8,000 रुपया। 21 नंबर डिस्कस करने जा रहा हूँ। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000, फॉर प्राइवेट यूज 4,000, तो कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 रुपया। क्लियर है? हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। यस सर। 23 नंबर सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना रुपया का चेक दिया? 4,900 का। ऊपर में पहले चेक करो एक्स को कितना रुपया देना था। एक्स को देना था 5,000 रुपया सर, दे रहे कितना है? 4,900, तो हमें 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक्स में आप 5,000 रुपया लिखोगे, बैंक में आप लिखोगे 4,900 रुपया, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका 100 रुपया का होगा। बोलो जी, हो गया? हाँ सर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हाँ चलेगा, वो क्रेडिट का आइटम आपस में चलेगा, वो ऊपर नीचे का मैटर नहीं करता उतना, लेकिन बेटर है जो बोल रहे हैं वो लिख लो, लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट वाला लोग नीचे होना चाहिए, डेबिट वाला ऊपर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए। बाद में हम बता देंगे कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, बात का बात है, अभी इतना ही याद रखो। चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड, तो इसमें एंट्री हो जाएगा चेक। सोहन का चेक कहाँ पे एंट्री था? तो सोहन का चेक था, सोहन का चेक कहाँ, कौन सा नंबर एंट्री में था? कहाँ रे भाई सोहन? ये वाला सोहन था ना? हाँ, सोहन डिपॉजिटेड 12 में था। 12 में था, और तो कहीं सोहन नहीं दिख रहा है। हाँ 12। 12 में था। कितना रुपए का चेक दिया था सोहन हम लोग को? सोहन हम लोग को दिया था, ये वाला था ना अमाउंट, 4,000 रुपया है ना? देखो एक बार अमाउंट देखो, मेरा अलाइनमेंट सर थोड़ा सोहन को 2 बार दिया सर 2 बार ना। हाँ, कहाँ 20 में दिया भी है? कहाँ दिया है बताओ? 20 में भी और ये वाला का देखो, ये 12 डिसऑनर हुआ होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट कभी डिसऑनर नहीं होता है,
चेक वाला डिसऑनर होता है। चेक नहीं था करके मेरे को लगा 12 वाला एंट्री होगा। ये वाला एंट्री को देखोगे 20 वाला, देखो 20 वाला एंट्री में 7,800 रुपए का उसने हमें चेक दिया था, वो चेक डिसऑनर हो गया है। उसके लिए एंट्री क्या होगा? बड़ा जबरदस्त एंट्री है, बच्चा लोग एकदम ध्यान से सुनेगा ये एंट्री को। जो एंट्री आप डिपॉजिट करने के टाइम पे आप करे थे उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। मतलब सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया टू बैंक अकाउंट 7,800 टू डिस्काउंट अलाउड, रिसीव नहीं, टू डिस्काउंट अलाउड। जो उसको डिस्काउंट दिए थे हम लोग, जो डिस्काउंट हम लोग उसको अलाउ किए थे वो भी हम लोग अब राइट ऑफ कर रहे हैं, उसको हम लोग अब कैंसिल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवाला निकल जाना, कंगाल हो जाना, उसके पास और कोई पैसा बचा हुआ नहीं है, भिखारी हो गया है, उसके पास और कोई पैसा नहीं है। उसके एक बार स्टोरी हम बताएंगे आपको इंसॉल्वेंसी का, कभी बैठा के कि इंसॉल्वेंसी किसको बोलते हैं। आज ही बता दें क्या? सर पता है सर, पता है सर, ओके सर, ये वेरी गुड। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो। आप अगर आप पूरी संपत्ति आप खो लिए हो, खाली नेसेसिटी का पैसा बचा है, आप कोर्ट से जाके तो सर्टिफिकेट लिखा के लेकर आओगे, सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपका जितना भी क्रेडिटर लोग है वो आपसे पैसा नहीं मांग सकता, वरना हैरेसमेंट हो जाएगा आपके लिए। आप जान भी दे सकते हो, अपना पैसा के लिए जान ले लोगे आदमी का, तो वो इंसॉल्वेंसी होता है। इंसॉल्वेंसी हुआ, लेकिन शराफत वाला इंसॉल्वेंसी हुआ कि बोला कि मैं 60 पैसा आपको पेमेंट करूंगा हर रुपया में। तो इससे मिलना कितना था दिनेश से? ऊपर जाके देखते हैं दिनेश से मिलना कितना था। 14,000 रुपया दिनेश से मिलना था, दिख रहा है ना आप लोग को? 14,000 रुपया दिनेश से मिलना था, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो 14,000 रुपया में हर रुपया में वो 60 पैसा देगा। तो 14,000 इंटू 60/100 कितना होता है? जल्दी बताओगे? 14,000 इंटू 60/100 कितना होता है? फटाफट बच्चा लोग मेरे को बताएगा। हाँ भाई, 8,400। वेरी गुड, 8,400 रुपीज हम लोग को पैसा मिल रहा है। तो आप और जो पैसा डूबा कितना हम लोग का, उसके पास डूब गया हम लोग के पास 5,600 रुपया। तो जो डूबा हुआ पैसा उसको बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो इसका एंट्री हो जाएगा, जो पैसा आप लोग को मिला है उसका आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, BAD बैड डैश लिख के DEBTS, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला पैसा हम लोग को? दिनेश से, दिनेश कार्तिक, टू दिनेश अकाउंट। दिनेश में लिखना 14,000 रुपया, बैड डेट्स में लिखना 5,600 रुपया, और कैश में लिखना 8,400 रुपया। ये आपका हो गया एंट्री। ओके, उसके बाद बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, तो इसका एंट्री आप इसका नरेशन क्या करूंगा? बीइंग 60 पैसा इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम दिनेश, बीइंग 60 और पैसा सर इन अ नसीम बोल रहे वो वेटिंग रूम में है। क्या बोल रहे हो? नसीम मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो वेटिंग रूम में बोल रहे। ओ, अभी तक वेटिंग रूम में है वो। अरे नसीम भाई जो क्लास मिस हो गया है ना उसको रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है? जो पोर्शन मिस हो गया है। मैं सर तब से ज्वाइन करने के लिए बैठा मेरे को कॉल कर लेगा ना भाई, मैं कॉल कर रहा सर, लग नहीं रहा है, रिंग नहीं हो रहा है आपका कॉल। ओ अच्छा, वो अच्छा ऐसे अगर मेरे से नहीं होगा किसी और स्टूडेंट को कॉल करके बोल दिया कर नसीब, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल चीज है ना यार, एक स्क्रीन अवेलेबल है, दूसरा हम लोग को दिखता नहीं है, देखे तो हम लोग बोलें कि हाँ ये इसका प्रॉब्लम ये आ रहा है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप मेरा तुरंत ब्लिंक हो जाएगा यहाँ पे। जो भी आपकी दिक्कत रहेगी आप व्हाट्सएप करोगे तो तुरंत यहाँ पे ब्लिंक हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हो आप। उसके बाद बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और पेड फॉर रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीनों एक ही डेट में हो रहा है लेकिन आप लोग इस एंट्रीज को अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है? वो एक एंट्री हमने करा था ना, कंबाइंड कर दिया था, उसमें सारे एक्सपेंस थे, इसमें कुछ एक्सपेंस है कुछ इनकम है, तो आप अलग अलग करके लिखो तो बेटर है इसको।
ये दोनों को एक साथ लिख सकते हो, लास्ट के दो को, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाले को और ऊपर वाले को एक साथ लिख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा इसको भी अलग लिख दो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. So the discussion for this topic is now completed. Now I would like you guys to start question number 11b. Those who haven't completed this question of question number 11b must start this question. रुको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा स्क्रीन तुम लोग के सामने नहीं आ रहा होगा अभी. सर एक 12 वाला डाउट था, वो क्लियर कर दीजिए फिर करना. कौन सा भाई? सर 12 वाला, उसमें बहुत नया नया चीज नहीं समझा. 12th वाला, ये इसका 11b का 12th वाला. हाँ 11B के बाद जो 12. 11a का 12 ना 11b का 12, पहले ये बता मेरे को. नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 12. 12 अलग है. हाँ 12 क्वेश्चन नंबर 12. ओके रुक जा, देख लेता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन, प्लीज वेट. हाँ so you guys will start question number 11b. जो बच्चा लोग रिकॉर्डिंग देख रहा है वो लोग यहाँ पे पॉज कर लेगा, पॉज करके रुका रहेगा, उसके बाद जो है मैं फिर स्क्रीन ऑन कर दूंगा, तब आप देख लीजिएगा. तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर 11b हम लोग घर में कर लेंगे या बाद में आप करके आइएगा, उसके बाद हम लोग 12 उसके बाद हम लोग डिस्कशन उसको करेंगे. अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, 3 पॉइंट्स तो इसके यहाँ पे हैं और बाकी का जो एक पॉइंट है उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12. तो आई वुड लाइक ऑल द स्टूडेंट्स तो प्लीज ड्रॉ द ड्राफ्ट. आप जर्नल का फॉर्मेट रेडी कर लीजिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहला है नंबर 1. सर यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ है, तो आप डेट के कॉलम में सीरियल नंबर लिखोगे. एक चीज याद रखना, जब डेट नहीं लिखा रहेगा तो आप डेट के कॉलम में क्या लिखोगे? सीरियल नंबर. तो यहाँ सीरियल नंबर लिख दो डेट के कॉलम में. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000. सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये नया चीज हम लोग सुन रहे हैं. देखो जी, नॉर्मली जो आपको मैं बोलूँ, आप कोई बच्चा एक बाइक खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, आज उस बाइक का दाम है 1 लाख रुपया. खरीदने के 1 साल के बाद भी क्या उसका दाम 1 लाख रुपया रहता है? नहीं, उसका दाम गिर के 70,000 हो जाता है. मान लेते हैं उसका दाम गिर के, सर आप 70 का, हमको तो 50 भी नहीं मिलता है. कोई बोलेगा हमको 30 भी नहीं मिलता है. ऐसा भी गरीबी नहीं है, 80 तक मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, बट फिर भी मैं मान रहा हूँ 70,000 मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 70,000 रुपीज. क्यों हो रहा है ऐसा? नॉर्मल वियर एंड टियर. जो बिजनेस, जब एक एसेट यूज होता है तो वो यूज होने की वजह से, यूजेज की वजह से उसका वैल्यू डिग्रेड होता है. तो ये जो 30,000 का रिडक्शन हुआ है ना, 1 लाख से 70,000, 30,000 का जो रिडक्शन हुआ है, इस रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ये एक तरह का लॉस है, ये एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करता है. लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो एंट्री हो जाएगा पहला वाला, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी. लिख दो जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी. डेप्रिसिएशन में 2500, फर्नीचर में 500, मशीनरी में 2000. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 12 नंबर क्वेश्चन ना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है और हर पार्ट में इसमें कुछ नई नई चीजें आ रही हैं. डेप्रिसिएशन अकाउंट 2500, टू फर्नीचर में 500, टू मशीनरी में 2000. हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ, बताइए क्या बोल रहे हो? सर नरेशन कैसे लिखेंगे इसका? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी, नरेशन हो जाएगा आपका. सर अपन तो नरेशन लिखते ही नहीं है, नरेशन तो हमारे अधिकार में नहीं है. तो ये राइट है आप लोग का, नरेशन आप लोग का. अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है कोई बच्चा नरेशन लिख के आ जाए और उम्मीद करे कि मुझे मार्क्स मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. नहीं लिखोगे तो कटेगा, नहीं लिखोगे तो कटेगा, लिखोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है. एक्चुअली उसका मार्क्स इंक्लूडेड होता है, टोटल में उसका मार्क्स भी इंक्लूडेड है. नेक्स्ट
रिसीव कैश फ्रॉम 1000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। क्या है सर ये? इसका मतलब ये है कि एक आदमी था जो आपका पैसा डुबा दिया था पिछला साल, वो आपका पैसा डुबा दिया था। जैसे वो पिछला क्वेश्चन में आया था ना, मोहन ने पैसा नहीं दिया था, उसी तरह से ये आदमी ने भी अपना पैसा नहीं दिया था। मगर ये साल क्या हुआ, अचानक से उसको ख्याल आया कि मेरे पास पैसा आ गया, चलो इतना पाप लेके नहीं जाते हैं दुनिया से, किसी का पाप हम लोग प्रायश्चित करके चले जाते हैं। वो बेचारा ईमानदारी से आपको अपना पैसा दे दिया। सर यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पे उस आदमी का नाम नहीं आएगा, आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड एक तरह का इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड एक तरह का इनकम है। अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी बच्चा लोग मेरे को बताएगा। सर वही इंसॉल्वेंसी। हाँ जी, बैंकरप्ट। ही ओड 2500 टू अस, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। वो तो 60 पैसा दिया भी था हर रुपया में, ये कुछ पैसा नहीं दिया। तो आप एंट्री करोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। जी सर हो गया। चौथा नंबर एंट्री पढ़ा दीजिए सर। 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरी। हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सर स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया। स्पीड ज्यादा हो जा रहा है, अच्छा ठीक है। करेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो डिक्टेशन हो रहा है ना। ओके ओके ठीक है जी, ठीक है। ये वाला पहले आप लिख लीजिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। लिख लोगे तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? चलिए तो आप एंट्री लिखोगे नेक्स्ट वाला, 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। क्या करना है सर इसमें हम लोग को? ध्यान से सुनना। जो पैसा आप चुका नहीं पाते हो, मतलब उसका डेट हो गया है मगर अभी तक आपने उसको दिया नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस अभी भी देना बाकी है उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि ये खर्चे हो गए हैं, ये खर्चे हो गए हैं लेकिन इनको अभी तक दिया नहीं है हमने। तो इसके लिए एंट्री होता है आपका वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। क्योंकि खर्चे हो गए इसलिए खर्चों को हम डेबिट कर रहे हैं। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के भी एक सिंगल वर्ड में लिख सकते हो, बट आप लोग यहाँ पे दोनों लिखना, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। फिगर आप लोग को पता है कितना कितना लिखना है, मैं यहाँ पे फिगर्स नहीं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन में देखिए 20,000 है वेजेस का, 4,000 है सैलरीज का। तो वेजेस वाला दोनों, वेजेस में भी 20,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस में भी 20,000। बोलिए जी, सुन रहा हूँ। सर ये वाला जो अब बताया ना, इसमें थोड़ा रिपीट कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क मेरा। अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग जो होता है ना वो एक्सपेंस होते हैं आउटस्टैंडिंग, जिनको देना बाकी होता है। ये एक तरह की लायबिलिटी होती है, ये खर्चे अभी भी देने बाकी हैं, तो इनको हम लोग क्रेडिट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के, और जो एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हैं। नॉर्मली एंट्री होता है इसका एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ एक्सपेंस है वेजेस, तो आप लिखोगे वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और सैलरीज के लिए सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बताइएगा जब आप बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलिए जी, आगे बढ़े। चलिए, फिफ्थ पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोपराइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। देखो प्रोपराइटर अपने लिए खरीद रहा है, अपने लिए कोई भी सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, ड्राइंग्स अकाउंट। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिफ्थ वाला, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये आपका नरेशन लिख रहे हो ना, बीइंग दिस परचेज फॉर पर्सनल यूज, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। कैपिटल का अमाउंट है 2 लाख रुपया, इसमें इंटरेस्ट देना है 9%। तो पहले 2 लाख का 9% कितना होता है बताओगे मेरे को? 18,000। 18,000 होता है इसका फिगर। तो इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिगर 18,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सर अमाउंट क्या ₹1,000। लिखे? क्या क्या लिखे? अमाउंट अमाउंट 18,000, 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 18,000। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फॉर्म के लिए इनकम होता है। तो जी 12 नंबर क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। 11B, 13, 14, 15 ये सब क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा नेक्स्ट क्लास में। 13, 14 कर चुके हो, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं करा है वो लोग 13, 14 प्रैक्टिस करेंगे घर में। कर लिया। कर लिए हो 13, 14? वाह, हाँ सर। शाबाश। हाँ सर। और आगे बढ़ जाना, फिर 15, 16, 17 जो भी आगे के सम्स उनको ध्यान देना। उसके बाद एक साथ में डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में इन सारे क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आज क्वेश्चन नहीं किया है, बहुत नालायकों ने क्वेश्चंस नहीं किया है, तो उनके लिए मैं छोड़ रहा हूँ इस टॉपिक को अभी। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं भाई, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ करने का, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 15 से आप आगे बढ़ते जाइए, जो बच्चों का 14 तक हो गया है, जितना आगे बढ़ोगे उतना अच्छा है। बट उससे पहले मैं एक और अप्रोच आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये अप्रोच है आपका ब्रिटिश अप्रोच। ये अप्रोच में आपके टीचर्स आपको इसी अप्रोच से अकाउंटिंग करना सिखाएंगे। इस अप्रोच का नाम क्या है? ब्रिटिश अप्रोच। लिख देता हूँ, फ्रेश पेज लेते हैं इसके लिए। ब्रिटिश अप्रोच, ब्रिटिश लोग बहुत पहले जमाना का बात है, तो इसलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। लिखने का कोई जरूरत नहीं है अभी, हाँ सबको टाइम दूंगा मैं लिखने का, अभी खाली देखोगे आप लोग। जैसे मॉडर्न अप्रोच एक तरीका होता है अकाउंटिंग करने का, वैसे ही ब्रिटिश अप्रोच भी एक तरीका है अकाउंटिंग करने का। अब दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो करोगे, आंसर आपका सेम आने वाला है। कुछ इसमें खामियां थी, इसलिए मॉडर्न अप्रोच को निकाला गया। सर क्या है सर ब्रिटिश अप्रोच? तो आइए ब्रिटिश अप्रोच को एक बार हम लोग गो थ्रू कर लें। ब्रिटिश अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। सर कौन कौन से 2 भाग हैं? तो आइए इनको भी देख ले हम लोग। एक अकाउंट इसमें होता है पर्सनल अकाउंट। पहला अकाउंट क्या होता है इसमें? पर्सनल अकाउंट। और जो दूसरा होता है वो होता है इम्पर्सनल। तो मैं पहला लिख दे रहा हूं पर्सनल, और जो दूसरा अकाउंट है हमारा उसका नाम है इम्पर्सनल। ठीक है। अगर कोई अकाउंट किसी पर्सन को बताता है तो उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, और कोई अकाउंट अगर किसी पर्सन को नहीं बताता है तो उसको इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये कौन सा अप्रोच है? ब्रिटिश अप्रोच। तो पर्सनल अकाउंट में भी 2 तरह के पर्सनल अकाउंट, एक्चुअली 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, लिख दूंगा मैं तीनों में, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तीनों 3 तरह के इसमें अकाउंट होते हैं। पहला मैं लिख दे रहा हूं नेचुरल, दूसरा क्या है भाई आपका? सरका देगा हो जाएगा नहीं क्या?
ठीक, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। तीन तरह के अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट। सर क्या क्या है इन अकाउंट में, हमको बता दीजिए। तो नेचुरल अकाउंट अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे एक नॉर्मल इंसान, मैं हुआ, आप हुए, हम लोग सब नेचुरल है, जो भगवान के बनाए हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये सब जो है आपका सब नेचुरल है। इसमें आपका आ जाता है, जैसे आप नाम लिख सकते हो इसमें, राम, श्याम, रहीम, या कोई भी किसी भी इंसान का आप नाम ले लीजिए। सारे जो नाम वाले अकाउंट होते हैं, इन अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। ये एक्चुअली नेचुरल पर्सन है। उसके अलावा जो दूसरा अकाउंट आता है वो होता है आर्टिफिशियल। सर आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं, कि आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं? यस, आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं लॉ के नज़र में। देखिए कानून के नज़र में जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होते हैं, जो स्कूल होते हैं, इनका एक अपना व्यक्तित्व है। आप स्कूल के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप साथ ही साथ आप क्या बोलते हैं, कोई मस्जिद, कोई मंदिर या कोई एनजीओ के नाम से भी आप संस्था खरीद सकते हो। इनको रिकॉग्नाइज किया है कानून ने, इनको बोला ये आर्टिफिशियल पर्सन है। हालांकि इनको बनाया हुआ नहीं है, ऊपर वाले ने नहीं बनाया है इनको, लेकिन ये इंसान है किसके नजर में, सिर्फ और सिर्फ कानून के नजर में। तो सारी जो कंपनी आती है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया आपका, या टाटा की कंपनी हो गई, या आपकी बिरला की कंपनीज की बात हो रही है, टाटा, हाँ जी, टाटा का आपका हो गया, टाटा लिमिटेड लिख दे रहा हूँ मैं, टाटा मोटर्स हो गया, या कुछ भी लिमिटेड, ऐसा तो होता नहीं है मगर मान लो आप लोग कंपनी है वो लिमिटेड, या कोई भी अडानी, यस अडानी पोर्ट्स, ये सारी चीजें जो है, अडानी पोर्ट्स, ये सारे चीजें जो हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज तो दुनिया में भरी हुई हैं। या कोई स्कूल, बैंक, उसको भी हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं, बैंक या कोई स्कूल हो गया, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल है। ये एक्चुअली में पर्सन नहीं होती है, बट आर्टिफिशियली ये क्या है, पर्सन है। और उसके अलावा थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव के बारे में मैं थोड़ी देर बात करूंगा, किसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो ये दो पर्सन, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। इम्पर्सनल अकाउंट इटसेल्फ दो तरह के होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं रियल और दूसरे होते हैं आपके नॉमिनल। तो मैं पहले ब्रांच बना लेता हूँ ढंग से, मेरी ब्रांच इतनी खूबसूरत बन रही है कि मेरे को कुछ शर्म आ जा रहा है। ये भी दो तरह के होते हैं, पर्सनल तीन तरह के होते हैं, इम्पर्सनल दो तरह के होते हैं। इम्पर्सनल में जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं रियल, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चल दूसरे वाले को बाद में लिखते हैं, पहले रियल वाले के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लिख देता हूँ, चलो नॉमिनल में भी लिख देता हूँ इसमें, नॉमिनल। एक हो गया रियल, दूसरा हो गया नॉमिनल। रियल इटसेल्फ दो तरह का होता है। रियल कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है रियल। सर रियल दो तरह का होता है? यस, इसमें भी दो तरह के रियल एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं सर दो तरह के रियल एसेट्स? तो पहला इसमें आता है टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल। और जो दूसरा होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल में सर क्या क्या चीजें आती हैं, तो मैं टेंजिबल की चीजों का नाम लिख दे रहा हूं। जो आप लोग जो चीज को देख सकते हो, चाहे वो लैंड हो या वो बिल्डिंग हो या आपकी कोई मशीन हो या आपका कोई फर्नीचर हो या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको व्हीकल्स हुआ, ये सारी चीजों को टेंजिबल में कैटेगराइज किया जाता है। उसके अलावा आती है इनटेंजिबल चीजें, ये आप देख नहीं सकते हो, इनको छू नहीं सकते हो आप। इसमें क्या क्या आता है सर? गुडविल आता है, यानी रेपुटेशन किसी बिजनेस का। उसके अलावा आपका उसका ब्रांड, उसका ट्रेडमार्क, उसकी कॉपीराइट्स, ये जो सारी चीजें मैं आप लोग को लिखा रहा हूँ ना, ये इनटेंजिबल है, इनको आप देख नहीं सकते हो लेकिन ये होती हैं। कॉपीराइट्स, एक सिंपल सा मैं अच्छा एग्जांपल आपको दूं तो आप जिसको देख नहीं सकते हो मगर वो एक बहुत बड़ा एसेट है, वो है सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है आप उसको देख नहीं सकते हो,
लेकिन उसका एक वजूद होता है। फेसबुक का सॉफ्टवेयर अगर आपको मिल जाए तो आप तो करोड़ोंपति बन जाओगे, हजारों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। मार्क जकरबर्ग तो वो सॉफ्टवेयर से ही कमा रहा है, लेकिन वो चीज को देख सकता है कोई नहीं। तो ये सारी चीजों को इनटैंजिबल कहा जाता है। उसके अलावा क्या आती है? उसके अलावा आती है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है सर? नॉमिनल में आपका दो चीज आता है, ये आप पढ़ लिए हो आप लोग उसमें भी, इसमें मॉडर्न वाले अप्रोच में ये दो अकाउंट्स के बारे में आप लोग मॉडर्न अप्रोच में भी आप लोग पढ़े हो। सर क्या है सर ये दो अकाउंट? पहला है इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक मिनट जस्ट हाँ जी, क्लास में है सब बच्चे? जी सर। बीच में मेरा पावर कट हो गया था थोड़ा सा, इसके लिए दिक्कत हो गई। होपफुली सारी चीज़ें रीस्टोर्ड हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो देख सकते हो आप लोग। तो इसमें जो नॉमिनल में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये तो सर अपन जानते हैं, पहले भी हम लोग शेयर नहीं हो रहा, हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके भाई, देख अब स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ सर। ओके, एक हो गया आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरा आपका क्या हो गया? इनकम एंड प्रॉफिट्स। ठीक है जी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एक हो गया इनकम एंड प्रॉफिट। इसमें क्या लिखाना पड़ेगा, किसको एक्सपेंस बोलते हैं, किसको लॉस बोलते हैं? मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया। एक्सपेंस में सारी जो खर्चे होते हैं, सैलरीज, वेजेस, या जो भी आपके खर्चे आ रहे हैं, रेंट या कुछ भी आपका खर्चा है, वो सारे खर्चों को हम लोग एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं। सर लॉसेस का भी एग्जांपल दे दीजिए। ये जो बैड डेट्स आपने अभी पढ़ा ना, ये एक तरह का लॉस है, बैड डेट्स। मैं डेप्रिसिएशन को भी बोल सकता हूँ, एक तरह का लॉस ही है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और भी बहुत सारे लॉसेस आते हैं इसमें। सर इनकम एंड प्रॉफिट में क्या आता है? आपको कुछ कमाई हो रही है तो उसको इनकम एंड प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें आपका कमीशन आप रिसीव कर सकते हो, आपकी सेल्स हो सकती है, सेल्स भी आपका एक तरह का इनकम है। अच्छा, एक्सपेंस में मैंने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंस को लिखा नहीं है, वो क्या था? परचेजेस। परचेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। सेल्स हो गया, या कोई भी आप इनकम अगर कमाते हो तो रेंट रिसीव अगर आप कर रहे हो, रेंट रिसीव। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड वाला कमीशन, हाँ, पेड वाला कमीशन एक्सपेंस है, रिसीव्ड वाला, यहाँ पे सारी चीजें रिसीव्ड वाली बात हो रही है। उसी तरीके से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड कर सकते हो आप। और क्या हो सकता है सर? जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये सारी चीजें जो है आपका क्या है? ये इनकम है। तो जी समझ में आ गया, ये चार तरह के अकाउंट हो गए। सर एक अकाउंट आपने बोला था आप बताओगे, वो था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, उसको आपने बताया नहीं, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं क्या है वो अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या है पता है आप लोग को? ये जो एक्सपेंस वाले अकाउंट है और इनकम वाले अकाउंट है ना, इनके आगे में अगर कुछ भी आपका सफिक्स या बाद में इसके आगे में कुछ प्रीफिक्स या बाद में सफिक्स लग जाए, तो इन अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। सर कैसे हो सकता है सर ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? तो चलिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ, इक्का दुक्का एग्जांपल्स लिख दूंगा। इसमें आपका आउटस्टैंडिंग वाले जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग, आगे में आउटस्टैंडिंग प्रीफिक्स लग गया ना, तो ये बन गया आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये जिसका पैसा उधारी है उसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, उस आदमी का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन उस आदमी के लिए ये अकाउंट खोल देंगे जिसको पैसा देना बाकी है। उसी तरीके से आपका आप बोलो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया है, कुछ भी हो गया, या आप एडवांस वर्ड लगा दिए, एडवांस रेंट, या एडवांस एक या प्रीपेड लगा दिए वर्ड, बेटर रहेगा प्रीपेड लिखूं मैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव में ट्रीट करते हैं। सर और क्या है? उसके अलावा अक्रूड इनकम्स, इनकम हो गया है, पैसा अभी तक मिला नहीं है,
इसको भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव में ट्रीट करते हैं। या कोई भी ऐसा एक्सपेंस या इनकम उसके आगे पीछे में अगर कुछ वर्ड लग जाए तो वो क्या अकाउंट बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो बेसिकली हम लोग के पास ये सारी चीजें हैं हमारी ब्रिटिश अप्रोच की चीजें। तो ब्रिटिश अप्रोच को अगर मैं रफली एक्सप्लेन करूं तो इसमें अकाउंट्स को दो भाग में क्लासिफाई करा गया है, एक पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। एक मिनट जस्ट, हाँ ओके। एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल आपके तीन तरह के होते हैं, एक नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल आपके दो तरह के होते हैं, या तो रियल या तो नॉमिनल। पर्सनल में आपका नेचुरल किसको बोलते हैं आपको पता है, आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं और रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं वो आपको पता है। रियल दो तरह के होते हैं, जिसको देख सको टेंजिबल, जिसको ना देख सको वो इंटेंजिबल। नॉमिनल दो तरह के होते हैं, एक्सपेंस लॉसेस, इनकम प्रॉफिट। तो सर रूल क्या है? ब्रिटिश अप्रोच में तीन गोल्डन रूल्स हैं जिसके बारे में आपके साथ सब लोग डिस्कस करते होंगे कि डू रिमेंबर दीज थ्री गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल सारा टीचर लोग इसी के ऊपर में फोकस करता है। तो कितने गोल्डन रूल्स हैं कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 3 गोल्डन रूल्स। मेरे को तो नहीं लगता है कोई गोल्डन रूल्स हैं, इससे भी सिंप्लीफाइड आप लोग सीख गए हो। 3 गोल्डन रूल्स। सर क्या क्या है सर गोल्डन रूल्स? तो चलिए जान लेते हैं। 3 गोल्डन रूल्स हैं ब्रिटिश अप्रोच के। पुराने जमाने के लोग इन रूल्स को फॉलो करते थे। सर क्या रूल है? तो पहले अरे यार, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो है वो आपका किसके लिए है? वो आपका पर्सनल अकाउंट के लिए है। किसके लिए है भाई? पर्सनल अकाउंट के लिए। सर क्या है रूल? तो रूल भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें रूल एकदम सिंपल सा है। इसमें रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो आदमी पैसा रिसीव करेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो पैसा देगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल नंबर 1 हो गया। सर रूल नंबर 2 क्या है? तो रूल नंबर 2 भी हम लोग लिख लेते हैं। रूल 2 जो है ये आपका रियल एसेट्स के लिए। किसके लिए है? रियल अकाउंट्स के लिए। सारे रियल अकाउंट के लिए हम लोग रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं। क्या है सर रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कम्स इन। जो आएगा, जब सामान कोई फर्नीचर वगैरह आप खरीदते हो तो वो आपका कम्स इन होता है, तो उसको डेबिट करेंगे। और जब ये बाहर जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट भी लिख दे रहा हूं मैं, व्हाट इधर भी लिख दे रहा हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल है आपका किसके लिए? रियल अकाउंट के लिए। और रूल नंबर 3 किसके लिए होगा? रूल नंबर 3 होगा आपके लिए ये वाला, नॉमिनल अकाउंट के लिए। उसका रूल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किसके लिए है? ये नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। क्या रूल है सर इसका? इसका रूल बड़ा सिंपल सा है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डेबिट करोगे और इनकम एंड प्रॉफिट्स को आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो ये बेसिक सा रूल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं वाइल फॉलोइंग ब्रिटिश अप्रोच। तो मैं चाहूंगा बच्चा लोग को फटाफट इस अप्रोच का डायग्राम बना ले। क्लियरली दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। ओके जी। तो आप लोग 2 अप्रोचेस, 2 रूल्स ऊपर लिखे हुए हैं। जब आप पूरा लिख लोगे तो नीचे का रूल देख लो, यही है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। बोलोगे तो मैं नीचे कर दूंगा बाद में, वरना नहीं भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग वाली क्लास को यही एंड कर रहा हूं, तो उनके लिए मैं बोल दे रहा हूं